हेलो फ्रेंड्स, अबाउट द पोएट के इंग्लिश के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अगर बात करें तो देखे थे वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में, और आज हम लोग क्लास 12th के बिहार बोर्ड के क्लास 12th रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री के थर्ड पोयम, यानी जिसका नाम है, बहुत ही रोचक नाम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के पोएट, जिनका नाम है आपका W.H. ऑडेन, फुल फॉर्म विंस्टन ह्यूज ऑडेन, के बायोग्राफी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उनके हर तथ्य को कोशिश करेंगे जानने की। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्या करते थे, कहाँ स्टडी किया, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे इस चीज़ के बारे में कोशिश करेंगे। सो चलिए करते हैं आगाज। हमें जो पढ़ना है आज, विंस्टन ह्यूज ऑडेन, जिनका शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोलते हैं W.H. ऑडेन। इनका जन्म 21 फरवरी 1907 को इंग्लैंड के यॉर्क नामक जगह पे, जो कि यॉर्कशायर सिटी में पड़ता है, वहाँ पे हुई थी। ये एक ब्रिटिश अमेरिकन पोएट थे। ये कहने का मतलब क्या है, ब्रिटिश भी बोल रहे हैं और ये अमेरिकन भी बोल रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको कि इनका जन्म तो ब्रिटिश में हुआ था, इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, सो इनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई थी। लेकिन इनकी दिल्ली ख्वाहिश की वजह से बाद में ये अमेरिका शिफ्ट हो गए। सो इनको वहाँ की भी सिटीजनशिप मिली, जिसकी वजह से इनको हम लोग ब्रिटिश अमेरिकन पोएट कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इनके बारे में कुछ टर्म्स नोट किए हैं, पॉइंट्स नोट किए हैं। नोट करने का वजह यह है कि कम से कम टाइम लगे और सारा का सारा इनके बारे में हम लोग समझ जाएं। सो पहला लाइन अगर कह रहा है कि बॉर्न इन 21 फरवरी 1907, इनका जन्म हुआ था ये 21 फरवरी 1907 को यॉर्क जगह, ये इंग्लैंड के यॉर्कशायर नामक स्थान, ये जगह पे, ये शहर में यॉर्क नामक जगह पे हुआ था। ये एक ब्रिटिश अमेरिकन पोएट थे, क्योंकि इनकी जन्म हुई थी ब्रिटेन में और वहाँ पे कुछ दिन तक रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अमेरिका चले गए और अमेरिका की सिटीजनशिप ली, जिसकी वजह से इनका नाम हो गया, इनको कहा जाने लगा ब्रिटिश अमेरिकन पोएट। एजुकेशन की बात करें तो, शिक्षा की बात करें तो, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज से MA किया था, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर से क्या किया था, MA किया था। इनके पिताजी का नाम जॉर्ज अगस्टस ऑडेन था और माताजी का नाम कॉन्स्टेंस रोज़ैली बिकनेल ऑडेन। नाम थोड़ा सा बड़ा है, सो टाइम वक्त लगेगा, लेकिन याद रखिएगा, पिताजी का नाम जॉर्ज अगस्टस ऑडेन और माताजी का नाम कॉन्स्टेंस रोज़ैली ऑडेन। ये इनका जन्म तो हुआ था आपका यॉर्क में, इंग्लैंड के यॉर्क में इनका जन्म तो हुआ था, लेकिन ये पले बढ़े थे कहीं दूसरे जगह पे। एक जगह का नाम है बिर्मिंघम। बिर्मिंघम में एक प्रोफेशनल मिडिल क्लास फैमिली में इनकी पालन पोषण हुआ था। ग्रीव अप इन नियर बिर्मिंघम। बिर्मिंघम में एक प्रोफेशनल मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा इनकी पालन पोषण किया गया था। उसके बाद इन्होंने स्टडी किया था, आपका जो इनका स्टडी हुआ था, जो इन्होंने अध्ययन किया था, इंग्लिश सेक्शन से वो चीज़ किए थे, MA किए थे, तो जो ये अध्ययन किए थे वहाँ पे क्रिस्ट चर्च था, ऑक्सफोर्ड में एक स्कूल था क्रिस्ट चर्च। उस क्रिस्ट चर्च में इन्होंने अपना इंग्लिश की पढ़ाई की थी। स्टडीड इंग्लिश एट क्रिस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड जगह पे क्रिस्ट चर्च नाम का वो जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे इन्होंने इंग्लिश से वो चीज़ पढ़ाई की थी।
अब यहाँ पे बता दें कि 1930 से 35 1931 से 35 5 साल तक इन्होंने ब्रिटिश के पब्लिक स्कूल में पढ़ाया था, बहुत सारे पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाया था। फिर उसके बाद क्या किए कि इनको अपने बुक्स को लिखने के सिलसिले में, अपने जर्नी पे, अपने यात्रा पे, टूरिंग पे बुक लिख रहे थे, जिसके सिलसिले में इनको क्या करना पड़ा, आइसलैंड और चाइना नामक जगह पे जाना पड़ा। सो वहाँ से वो वहाँ के लिए रवाना हो गए। स्पेंड 5 years टीचिंग इन ब्रिटिश पब्लिक स्कूल्स, 5 साल तक ब्रिटिश पब्लिक स्कूल में पढ़ाए। उसके बाद वो क्या किए, आइसलैंड और चाइना में इन ऑर्डर टू राइट बुक्स, बुक लिखने के क्रम में अबाउट हिज जर्नी, अपने जर्नी के बारे में जो बुक्स लिख रहे थे उसके क्रम में उनको आइसलैंड और आपका चाइना नामक जगह पे जाना पड़ा। ये जो 5 साल था वो 5 साल था आपका 1931 से 1935। ये 5 साल तक ये चीज ये बिताए थे कहाँ पे, टीचिंग कराने में, पढ़ाने में, ये ब्रिटिश के पब्लिक स्कूल्स में। इनका जो पोएट्री था मेनली जाना जाता था स्टाइलिस्टिक वजह से, क्योंकि इनके पोएट्री में स्टाइलिस्टिक चीज दिखने को मिलती थी, अलग अलग तरह के लिखने को मिलते थे, अलग अलग टोन में लिखते थे, अलग अलग फॉर्म्स होते थे, अलग अलग मीटर्स होते थे, उनके रेंज अलग अलग होते थे। और जो सब्जेक्ट पे जो इनका ये चीज था, इंगेजमेंट विद पॉलिटिक्स, मोरल्स, लव एंड रिलीजन, जिस चीज पे लिखते थे ये पोएट्री, वो जो सब्जेक्ट इंक्लूडेड था, पॉलिटिक्स था, आपका मोरल्स था, नैतिकता, लव, प्रेम और धर्म पे लिखते थे। इनके जो शुरू के पोएम थे, जो शुरू में पोएम लिखा करते थे, वो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स पे और उसके आइडियाज़ पे लिखा करते थे। मतलब पॉलिटिकल व्यूज़ क्या है किसी चीज़ का, उसमें अफेयर्स, उसके साथ उनका संबंध कैसा है, उस पर लिखा करते थे। लेकिन बाद वाले जो भी पोएम्स लिखते थे, उस पर खुल करके क्रिश्चियंस और मोरल पे बात करते थे, पर्सनल मोरल पे, मतलब एक इंसान के नैतिक चीज़ क्या होना चाहिए, इस पे उन्होंने लिखा करता था पोएम। आगे वाला अगर देखते हैं तो यहाँ पे 1939 में वो क्या हुए कि इंग्लैंड से चले जाते हैं आपके अमेरिका, परमानेंट शिफ्ट होने के लिए वहाँ पे। 1939 में, ये दिन याद रखिएगा, 1939 था जब वो इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ रुख किए थे, ये सोच कर कि अब वहीं का सिटीजनशिप लेकर के वहीं पे रहेंगे, और वो चले भी जाते हैं। लेकिन अमेरिका में उनको सिटीजनशिप मिलती है 1946 में, 1946 में। इन 1939 मूव्ड टू यूएस में चले गए एंड बिकम अमेरिकन सिटीजन इन 1946। मतलब उनको सिटीजनशिप कब मिलती है, 1946 में अमेरिकन की। ही टॉट इन, वहाँ पे जब अमेरिका गए तो वहाँ पे 1941 से 1945 तक उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। 1941 से 1945 तक उन्होंने क्या किया, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ, वो एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किए 1950 के दशक में। वहाँ पे विजिटिंग प्रोफेसर, यहाँ कहने का मतलब कि जब मान लीजिए जो रेगुलर प्रोफेसर होते हैं, जो रेगुलर वे में काम करते हैं, अगर वो उनके ऑब्सेंस में ये प्रोफेसर के रूप में वहाँ पे वर्क करते थे। He taught from 1941 to 1945 इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में वो 1941 से 1945 में पढ़ाते थे। फॉलोड बाई ओकेजनल विजिटिंग प्रोफेसरशिप्स इन 1950s। इस लगने का मतलब ये दशक की बात कर रहा है। तो 1950s में वो ओकेजनल विजिटिंग प्रोफेसर, मतलब ओकेजनल का मतलब ये होता है कभी कभार। He came to wide public attention with his first book poems। एक बुक का नाम है इनका पोएम, जो इन्होंने पहली बार लिखा था। इनकी जो पहली बुक आई थी पोएम की जो बुक आई थी, वो आई थी जब ये 23 साल के थे। तो 1907 में इनका जन्म हुआ था, 23 साल के उम्र में आया था, इसका मतलब 1930 में। 1930 में जब इनका एज था 23 ईयर्स,
1930 में जब इनका एज था 23 ईयर्स, मात्र 23 साल की उम्र में पहली बुक इन्होंने लॉन्च की थी, इनके पब्लिश हुआ था, और जिसका नाम था पोएम्स। सौभाग्य की बात है कि पोएम्स का बुक पोएम्स नाम से वो चीज़ रिलीज हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। कब? उनकी उम्र उस समय थी 23 साल। यहाँ इनको एक वर्सेटाइल पोएट के नाम से जाना जाता है। वर्सेटाइल कहने का मतलब हर फील्ड में वो अच्छे से पोएट्री करते थे। He was a versatile and intellectually vigorous poet, verse dramatist, critic, translator और एडिटर। ड्रामेटिस्ट भी थे। वर्स में होता है गद्य। एक ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक थे। क्रिटिक में होता है जो सस्पेंस वाला चीज़ होता है, वैसे चीज़ों पे वो लिखा करते थे। ट्रांसलेटर ट्रांसलेट किया करते थे। उसके साथ साथ आपका एडिटर भी थे। पोएट्री जो था, काव्य, इनके लिए जो पोएट्री था इनके लिए, ये इनके लिए एक सस्पेंस गेम था, ये सीरियस गेम था। उनका मानना था कि अगर आप पोएट्री लिख रहे हो तो वो इंसान के अंदर की जागरूकता को, सेल्फ अवेयरनेस को क्या कर दे, अवेक कर दे, जगा दे, उनकी गहराइयों तक पहुंच जाए। ना कि ऐसा पोएट्री आप पोएम लिखें जिससे उनके डायरेक्टली उनके ये पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस पे अफेक्ट करे। मतलब ऐसा पोएम नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी इंसान के व्यक्तिगत पर्सनल पॉलिटिकल चॉइसेस और उनके रिलीजियस चॉइसेस को अफेक्ट करे। हाँ, उनके सेल्फ अवेयरनेस को अफेक्ट करे। अच्छी बात है, सेल्फ अवेयरनेस का ये अवेक करेगा तो वो ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे, तो वो चीज़ और अच्छे से काम करेंगे। लेकिन उनके पॉलिटिकल चीज़ को, रिलीजियस चीज़ को आप क्षति न पहुँचाएं। पोएट्री टू हिम वॉज अ सीरियस गेम विच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस। मैंने बोला ना, लोगों की सेल्फ अवेयरनेस को क्या करे, डिपेंड करे, गहराई तक पहुँचे। बट इट शुड इन नो केस, किसी भी केस में ऐसा नहीं होना चाहिए क्या, डायरेक्टली अफेक्ट मैन्स पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। मैन की, इंसानों की पॉलिटिकल, राजनीतिक और धार्मिक इच्छाओं को वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ जो है आपका, ये लाइन्स, ही केम टू, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों के दोनों आपके एनसीईआरटी के, कहने का मतलब बिहार बोर्ड के रेनबो पार्ट 2 का एग्जैक्ट लाइन है। ये तीसरा लाइन भी वही है। उनको वर्ड क्वाइनिंग का बड़ा शौक था। वर्ड क्वाइनिंग कहने का मतलब नए नए वर्ड्स, पुराने वर्ड से नए नए वर्ड्स बनाना। कभी कभी होता क्या था, शौक था ये सर उनका, तो शौक था, तो कभी कभी होता क्या था, वो खुद ही उसमें फंस जाते थे, उनको समझ ही नहीं आता था, लेकिन फिर बाद में वो चीज़ वो सॉल्व कर लेते थे। अर्चिक वर्ड यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है। अर्चिक वर्ड कहने का मतलब पूरा प्राचीन शब्दों से, प्राचीन शब्द को यूज करके नए नए वर्ड्स बनाते थे। विच मेक्स हिम एट ए टाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो उनको कभी कभी क्या कर देता था, उनको समझने में उन्हीं को प्रॉब्लम कर देता था। इनको एक बार पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। अमेरिका का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है आपका, जो इनको पोएट्री के सेक्शन में मिला था, और उसमें एक सबसे लंबा पोएम लिखे थे, लॉन्ग पोएम लिखे थे, जिस पोएम का नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। उसके लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। ही वॉन पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री फॉर हिज लॉन्ग पोएम द एज ऑफ एंजाइटी, यही आपका पोएम का नाम है, और इसी के लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। ये जब एज ऑफ एंजाइटी है, इसका काम पूरी तरीके से इन्होंने फिनिश कर दिया था 1946 में, लेकिन इसके लिए जो पुरस्कार मिला था, जो प्राइज़ मिला था, पुलित्जर प्राइज़, वो मिला था 1948 में। याद रखिएगा कि 1948 में पुलित्जर प्राइज़ मिला था किसके लिए, एज ऑफ एंजाइटी के लिए, जो इनका सबसे लंबा पोएम था, लॉन्ग पोएम। 1956 से 1961 तक, 1956 से 1961 तक आपका ये चीज़ ऑक्सफोर्ड में एक प्रोफेसर्स के रूप में काम किए, पोएट्री के प्रोफेसर के रूप में काम किए 1956 से लेकर 1961 तक। और इनका जो लेक्चर था
उस समय इनका जो लेक्चर था बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता था। स्टूडेंट के साथ जो लेक्चर होता था या फिर टीचर्स फैकल्टी के साथ जो भी इनका लेक्चर था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। His lecture were popular with students and faculties. His lecture were popular with students and faculties. Auden was a prolific जनरली राइटर और पोएट को यूज किया जाता है। वो ऐसे पोएट और राइटर के साथ जो बहुत ज़्यादा अपना एक्ट दे दिए होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी कविताएं या फिर आपका प्रोज लिख लिए होते हैं, गद्य या फिर पद्य। प्रोलिफिक राइटर थे किसके? प्रोज के, गद्य के। जो कविता नहीं, गद्य, कविता को तो पद्य बोलते हैं। ऐसे के वो चीज़, ये प्रोलिफिक राइटर थे। रिव्यूज़ ऑन लिटरेरी, साहित्य पे, राजनीति पे, साइकोलॉजिकल, मनोविज्ञान पे और आपका धार्मिक विषयों पे इन्होंने वो चीज़ काम किया था। इसको हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। ये आपका एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। ही वर्कड एट वेरियस टाइम्स ऑन डॉक्यूमेंट्री, कभी ये बहुत बार डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में भी काम किया, मतलब किसी एक विशेष विषय पे इन्होंने काम किया था। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, पोएटिक प्लेज, वैसे नाटक जो कविताओं के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है उनको बोलते हैं पोएटिक प्ले। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ में, बहुत सारे फील्ड्स में काम किया था। ऑर्डन की अगर बात करें तो ऑर्डन का जो वर्क था उसको दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था, एक इंग्लिश और एक आपका अमेरिकन फेज, दो फेज में डिवाइड हुआ था। ऑर्डन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस, दो फेज में डिवाइड हुआ था। एक था आपका अमेरिकन फेज और एक था आपका ब्रिटिश फेज। तो ये वाला था इंग्लिश फेज। और ये था अमेरिकन वाला। जो इनके काम जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चित हुए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चित हुए, वो जो इंग्लैंड में रह करके वो चीज़ें लिखे थे, उसमें से पहला आता है ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्प्रेन और अनदर टाइम। ये इनके कुछ नोटेबल वर्क्स थे इंग्लैंड के। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में जो बुक्स जो इन्होंने वो चीज़ किया था, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी, द शील्ड ऑफ आर्चल्स, यही वो बुक है जिसके लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था, प्राइज, पुलित्जर प्राइज। इनकी बात करें अगर शादी की तो सर बता दूं, इनका कोई शादी नहीं हुआ था। हाँ, एक समय था जो चेस्टर कालमन नाम की लेडीज थी जिनसे इनको प्यार हुआ था, लेकिन उनके साथ बस प्यार ही हुआ था, शादी नहीं हुई थी। जब जैसे ही इन्होंने सोचा उनसे शादी करने की तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया शादी करने से। हाँ, लेकिन एक चीज़ तथ्य बता दूं कि जब तक मरने तक इनके साथ थी, वो इनके साथ रहती थी 1947 से, और मरने तक इनके साथ रहती थी। लेकिन इनको प्यार हुआ था उनसे 1941 में। जब उन्होंने वो चीज़ प्रपोजल किया, शादी करने की बात रखी, तो वो रिफ्यूज़ कर दी और उनसे थोड़ी दिन की दूरी बना ली। इनकी मृत्यु जो हुई थी आपका 29 सितंबर 1973 को हुई थी। सितंबर 1973 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये चीज़ पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और ये जो मृत्यु का जो जगह था जहाँ पे इनका जो यहाँ पे गुजरे थे, उस जगह का नाम था वियना, ऑस्ट्रिया। सर वियना आपको याद आ रहा होगा 9th क्लास के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपका था ट्रीटी ऑफ वियना, वहाँ से आपको अगर याद आ रहा होगा तो वियना ऑस्ट्रिया में था। और यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, किसकी? ऑर्डन साहब की। ये 29 सितंबर 1973। ये था आपका W.H. ऑर्डन के बारे में। ये जो आपका पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें यह दिखाया गया है, इन्होंने इस चीज को सोच करके लिखा है कि मानव के जीवन में क्या क्या निराशाएं निहित होती है, व्हाट द फ्रस्ट्रेशंस इनएक्टेड
inherent in human's life, the aspirations that are not fulfilled and the sense of loneliness. जो आकांक्षाएं होती है जो पूरी नहीं होती है उसके बारे में और अकेलापन के बारे में ये पोएम आपको दर्शाती है। ये पूरी तरीके से जो पोएम है आपका, ये पूरी तरीके से एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा है। ये रहा आपका पोएट के बारे में पूरी तरीके से। उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और हाँ, कहीं से भी अगर क्वेश्चंस रिलेटेड इस टॉपिक से अबाउट द पोएट में किसी भी टॉपिक से अगर रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो यू मे आस्क बाय राइटिंग इट इनटू द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।